चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट COA, दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। और अब हम लोग इसमें जो है, हम लोगों ने कल देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम लोग अपने इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से ये करते हैं। हम लोग किस तरीके से थंब रूल्स जो है, थंब इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, और उसके पहले हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कल देखा था, है ना। So let me share you the screen. Please find this out. यहाँ पे देखिएगा थंब इंस्ट्रक्शन सेट है। थंब इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली जो है ये क्या, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा सेट है, जैसे कि आप देखेंगे कि आर्म इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था ये, इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने दिया हुआ था। आप लोगों को ऑलरेडी क्लासरूम में ये जो PPT है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग क्लासरूम में जा करके इस PPT को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको मैंने ये भी बताया था कि इस इमीडिएट जो आपका आर्म होता है वो किस तरीके से होता है, जिसमें कि केवल और केवल आपको ये याद रखना है कि 0 to 31 मतलब 32 बिट का जो अगर वर्ड है तो उसको किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, और ये बाइनरी फॉर्मेट में होगा। फिर आता है आपका थंब इंस्ट्रक्शन सेट। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि जो थंब इंस्ट्रक्शन सेट होता है ये क्या होता है कि ये दिस इज अ री एनकोडेड सबसेट। री एनकोडेड सबसेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन जो आप देते हैं कंप्यूटर को, तो वो इंस्ट्रक्शन एनकोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आइदर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं या हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज में देते हैं, जो कि कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं ये चीज, है ना। तो ये जो एनकोडेड जो आपका सबसेट है, एनकोडेड जो फॉर्मेट है, इस एनकोडेड फॉर्मेट में हम लोग ये देख सकते हैं कि आपका जो डेटा होता है, जो आपका री एनकोडेड सबसेट में आर्म इंस्ट्रक्शन जो हम लोग लास्ट क्लास में जो कर चुके हैं, ये देखिएगा तो कई सारे चीजें जो है अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका जो है सबसेट है परफॉर्मेंस 16 बिट का डेटाबेस बस होता है। इसका डेटा बस क्या है, 16 बिट का डेटा बस होने का मतलब ये है कि आपका जो भी डेटा हो, डेटा बस जो भी आपका हो, मतलब री एनकोडेड फॉर्मेट में जब आपका सबसेट आपको मिल जाता है तो क्या होता है, री एनकोडेड फॉर्मेट क्या होता है, एक एन बार एनकोडिंग हो गया, उसके बाद उसके ऊपर एक और एनकोडिंग। कहने का मतलब है कि एक बार एनकोडिंग हो गया तो उस एनकोडिंग के ऊपर जो टेक्निक लगेगी, दूसरी एनकोडिंग टेक्निक, उसको हम लोग री एनकोडेड सब सिस्टम बोलेंगे। तो री एनकोडेड सब सिस्टम बोलेंगे। अब री एनकोडेड सबसेट जो है वो क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट का, एक इंस्ट्रक्शन में कई सारे इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, सेम एग्जांपल, C इज इक्वल टू A प्लस B अगर हम दे रहे हैं तो C का एक अलग लोकेशन होगा, C का एक अलग एड्रेस होगा, A का एक अलग लोकेशन और एड्रेस होगा, B का अलग लोकेशन और एड्रेस होगा, जो कि फिर हो सकता है कि हम लोग उसको फिर से एनकोड कर दें। मतलब एक बार एनकोडिंग लग गई, उसके बाद दोबारा एनकोडिंग इसलिए की जाती है क्योंकि कई बार तो आपके नंबर चेंज हो जाते हैं, मतलब जो आपके वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए री एनकोडिंग की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग एनकोडिंग टेक्निक लगाते हैं। तो एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपका डेटा है, वो डेटा आप जो देते हैं वो आप सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में देते हैं, एंड दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू द मशीन कोड। और वो जो मशीन कोड है उसमें डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, बीच में असेंबली लेवल लैंग्वेज भी होता है।
तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो एनकोडिंग टेक्निक है वो वहीं से शुरू होता है जब आपने इंस्ट्रक्शंस दिया. High level language is converted to the assembly level language, and then from assembly level language it is again converted to the machine level language. तो ये आपके डिफरेंट एनकोडिंग्स हो जाते हैं. यहाँ पे कुछ अनकंडीशनल 4 बिट होते हैं, 4 बिट कुछ अनकंडीशनल 4 बिट्स होते हैं. उसमें होता क्या है कि अनकंडीशनल 4 बिट्स कहने का मतलब यह है कि आपका जो कंडीशंस दिए गए हैं प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज में, वो उस कंडीशंस को डिफरेंट तरीके से लिया जा सकता है. जैसे कि अनकंडीशनल, जिसमें कि आपका जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिया है उस इंस्ट्रक्शन को दूसरे तरीके से रीड किया जा सकता है. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके इंस्ट्रक्शंस कुछ और नहीं होते हैं, बल्कि जो डेटा है वो किसी दूसरे तरीके से सेव्ड होते हैं, अनकंडीशनल होते हैं. अनकंडीशनल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप डेटा देते हैं तो वो अलग तरीके से रीड किया जाएगा. कंडीशंस जो आप दीजिएगा वो तो सही है, वो कंडीशंस हो सकता है कि ट्रू हो जाए. अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो भी वो एग्जीक्यूट होगा. कभी कभी तो अनकंडीशनली जैसे जंप स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, जिसमें कि ऑलवेज इट इज नीडेड टू अपडेट कंडीशनल फ्लैग्स. उसमें क्या होता है कि जब अनकंडीशनल है तो उसमें हम लोग हमेशा कंडीशनल फ्लैग्स को अपडेट करते हैं. अपडेट फ्लैग जो होते हैं वो जनरली 1 बिट में सेव होते हैं, 1 बिट की जगह लेते हैं. सबसेट ऑफ इंस्ट्रक्शन 3 बिट ऑप कोड होता है. ऑप कोड मतलब ऑपरेशनल कोड. तो ये 2 बिट ऑप कोड होता है और 3 बिट फील्ड होता है उसमें, जिसमें कि 1 बिट सेव्ड भी होता है. तो मतलब आपका जो बिट्स हैं वो 2 बिट ऑपरेशनल कोड के लिए, 3 बिट फील्ड के लिए किस टाइप का फील्ड है, और 1 बिट उसको सेव करने के लिए. ये सबसेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो करता क्या है, ऑपरेंड्स के स्पेसिफिकेशन को कम कर देता है. मतलब ऑपरेंड्स में ये चीजें होती है कि ऑपरेंड्स को वो कम कर देता है. ऑपरेंड्स कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका ऑपरेशनल चीजें चल रही है. ऑपरेशनल कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ऑपरेंड C इज इक्वल टू A प्लस बी, तो C, A और B ऑपरेंड हो गए. ठीक है, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, या फिर 2 डिवाइडेड बाई वाई, या 2 मॉडुलस वाई. तो y की जो वैल्यू होगी वो ऑपरेंड होगी, और 2 तो ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, तो 2 मॉडुलस y हम लोग लिख सकते हैं. अब उसको देखिएगा कि किस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन सेट में एनेबल किया जाता है. हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे देखिएगा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, कंपेयर, मूव, इमीडिएट फॉर्मेट. 16 बिट का है ये. आपको देखने से लग रहा होगा कि ये 16 बिट का 0 to 15 है. तो अगर काउंट करेंगे तो 0 भी काउंट होगा तो वो 16 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो 16 बिट है, यहाँ पर जो 16 बिट है वो आप देखिएगा कि 001, यहाँ पर जो 001 है ऑपकोड है और इमीडिएट है. तो यहाँ पे जो आपका इमीडिएट है RD/RN, तो ये आपका डिफरेंट रजिस्टर्स है. ये इमीडिएट भी अलग रजिस्टर होगा जिसमें कि ये आपके डेटा रहेंगे. उसके बाद जो है ये सेट कर दिया जाएगा ऑपकोड से. ऑपकोड मतलब ऑपरेशनल कोड लिया जाएगा उसके लिए, और ऑपरेशनल कोड लेने के बाद जो है ऑपरेशनल कोड ये देखेगा कि ऑपरेशनल कोड में आपको ये दिखेगा कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से सेट हो रहा है. कहने का मतलब कि 001, 10, 001, 001 और 011. तो अब इसको किस तरीके से लिया गया है, यहाँ पर देखिएगा कि एड्रेस में जो हम लोगों ने दिया था, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ. तो यहाँ पर जो लिया जा रहा है ये कंडीशन है. देखिए कंडीशन जो है 001 जो लिया जा रहा है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये एड्रेस है R3, 19.
तो 19 क्या है, ये आपका एड्रेस हो गया, R3 आपका रजिस्टर्स हो गया। तो ये सब चीजें हम लोगों ने कल किया था, है ना। इसको एड्रेस जैसे एड एस है तो इसमें R3 19 है, 19 लोकेशंस है, तो लोकेशंस है उसमें R3 और R3 को ऐड किया जाएगा, जो कि हम लोगों ने कल देखा था कंटेंट रजिस्टर्स के अनुसार, है ना। हमने आपको ये भी बताया था कि कंटेंट रजिस्टर में आपका जो लोकेशंस होते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस लिए जाते हैं, और वो लोकेशंस जो है 201, 202, 203, 204 इस तरीके के लोकेशंस होते हैं। और ये लोकेशंस जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए डेटा स्टार्टिंग 201, ये जो डेटा है वो 201 लोकेशन से शुरू हो रहा है, और उसके लिए डिफरेंट कोड्स दिए गए हैं। और ये कोड्स जो है आपको कल मैंने बताया था कि किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि जो मशीन है वो बाइनरी इंस्ट्रक्शन ही केवल समझता है। अगर हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है n इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, तो i का वैल्यू जो है दिया हुआ है 2, j का वैल्यू 3 और k का वैल्यू 4। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू स्टोर होगा वो 201, 202, जैसे n का वैल्यू है तो यहाँ पे AC है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोलते हैं इसको, AC को एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोलते हैं, जिसमें कि लोड हो रहा है ना, लोड हो रहा है, फिर ऐड कर रहे हैं उसमें 202 जो आपका लोकेशन है उसमें एक्यूमुलेटर को ऐड कर रहे हैं, फिर कंटेंट्स जो है 203 में ऐड कर रहे हैं एक्यूमुलेटर को, उसी तरीके से फिर 204 में ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हेक्साडेसिमल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो बाइनरी नंबर्स हैं दे आर नॉट दैट फिजिबल एज कंपेयर टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो है वो ज़्यादा कारगर होते हैं, ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, और उसको डिसाइफर करना मुश्किल होता है हेक्साडेसिमल नंबर्स को, है ना। तो हेक्स एड्रेसेस एंड मेमोरी एड्रेसेस, यहाँ पे हेक्साडेसिमल एड्रेसेस एंड मेमोरी एड्रेसेस को कहा जा रहा है। नीड टू ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली यूजिंग प्रोग्राम, एड सिंबॉलिक नेम्स और निमोनिक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक नेम्स और निमोनिक्स को भी ऐड करते हैं फॉर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। 3 फील्ड्स पर लाइन, 3 फील्ड्स कौन कौन से हैं, ये लोकेशन एड्रेस, 3 लेटर ऑपकोड, ऑपकोड जो है 3 लेटर का कम से कम होता है, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, तो ऐड में ADD 3 लेटर हुआ, सब्ट्रैक्ट SUB 3 लेटर हुआ। तो उसी तरीके से जो है कई सारे ऐसे ऑपरेशनल कोड्स होते हैं। मॉड्यूलस के लिए MOD यूज करते हैं, है ना, डिवीजन के लिए DIV यूज करते हैं। तो हमेशा जो है 3 लेटर लिया जाता है, और कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन प्रोग्राम जो है इसको यूज करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि जो प्रोग्राम बाइनरी में होता है वो कैसे होता है। देखिए यहाँ पे एड्रेस है 101, तो उसका जो कंटेंट्स है वो ये चारों हो सकता है, 0010, 0101, 2201, ये जो है उसके कंटेंट्स हैं, मतलब एड्रेस के कंटेंट्स। एड्रेस 101 में आपके 4 कंटेंट्स अवेलेबल हैं। तो एड्रेस आपका 101 लोकेशन हो गया, और उसमें जो कंटेंट्स हैं वो 0010 हो गए, 0010, 0101 हो गए, 2201 हो गए। तो ऐसे कई सारे लोकेशंस मौजूद होते हैं। आई होप सब लोगों को आवाज जा रही होगी, मेरी आवाज सब लोगों को पहुंच रही है। यस सर। कोई लिख रहे हैं इरशाद शायद है जिनको आवाज नहीं आ रही है।
काजल बताइए, आपने हैंड रेज किया है, बताइए कुछ बोलना चाह रहे हैं। काजल बोलिए। गलती से हो गया है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो एड्रेसेस हो रहे हैं वो एड्रेस जो है आपका देखिएगा 101, यहाँ पे 0010 है, 0010 है, और एड्रेस जो है यहाँ पे कंटेंट्स, उस एड्रेस के कंटेंट्स हो गए। मतलब बात समझिएगा, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे ही यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, किसी भी लोकेशन को कह रहे हैं हम लोग एड्रेस। तो ये 101 लोकेशन हो। अब घर में आप लोग जो है कम से कम 2 3 4 5 मेंबर तो होते ही हैं, फैमिली मेंबर्स। तो उसी तरीके से ये कंटेंट्स है, ये आपस में कंटेंट्स एक साथ रह रहे हैं, इसमें एड्रेस नंबर 101। उसी तरीके से 102 में 4 अलग अलग कंटेंट्स हैं, वो है 103 में अलग अलग 4 कंटेंट्स हैं, और उसी तरीके से 104 में कई सारे हैं, 201, 202, 203, 204। तो इस तरीके से डिफरेंट एड्रेसेस दिए गए हैं, और ये एड्रेसेस में डिफरेंट कंटेंट्स भी हैं। यहाँ पे देखिएगा है, जबकि ये बाइनरी में है, और हेक्साडेसिमल में देखिएगा जो एड्रेसेस हैं उसमें कंटेंट्स हैं 2201 जो आपका ये वाला है, 1202, 1203, 3204। तो ये आपका हेक्साडेसिमल में है। तो आपको जो बाइनरी और हेक्साडेसिमल में है वो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि लोकेशंस जो है, जो हेक्साडेसिमल के लोकेशंस होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, है ना। सिंबॉलिक एड्रेस है, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट फील्ड एड्रेस, नाउ सिंबॉलिक मेमोरी रेफरेंसेस इन थर्ड फील्ड। तो इसमें जो है क्या होता है कि फर्स्ट फील्ड एड्रेस उसको बोलते हैं, जैसे सिंबॉलिक कोई नोटेशंस लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोगों ने लोड लिया या स्टोर लिया, तो हम लोग एसटी लिखते हैं, एलडी लिखते हैं, या अगर कोई कोई अगर हम लोग वेरिएबल ले लिए जैसे स्टोर ए, तो एस टी ए लिखते हैं। तो एस टी ए एक्चुअली क्या होता है कि जो हम लोग सिंबॉलिक नोटेशंस लेते हैं, दीज नोटेशंस आर समवेयर डिफाइंड। ये जो नोटेशंस हैं वो कहीं ना कहीं डिफाइंड हैं, तभी आप ऐसे नोटेशंस ले पाते हैं और आप लिख पाते हैं। जैसे कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम लोग जितने भी नोटेशंस लेते हैं वो नोटेशंस सब जगह डिनोटेड होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, और वो हम लोगों को क्या करते हैं, वो हम लोगों को बताते हैं कि ये जो नोटेशंस है दे आर ऑलरेडी डिफाइंड। तभी आपका जो दिया गया डिफरेंट नोटेशंस है उसको समझा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके नोटेशंस हैं वो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट नोटेशंस को लिख करके उसको जो है नोटेशंस देखते हैं कि कौन कौन से नोटेशंस अभी आए और बाद में आने वाले हैं। तो ये सारे सिंबॉलिक नोटेशंस होते हैं, और ये सिंबॉलिक नोटेशंस के ऊपर ही हमारा इंस्ट्रक्शंस डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि कई सारे ऑपरेशनल कोड जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, ADD, SUB, DIV, इस तरीके का जो डिफरेंट जो आपका ये है सिंबॉलिक नोटेशंस है, सिंबॉलिक नोटेशंस जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप मेमोरी में डालते हैं, जो भी आपका मेमोरी में जो आप इंस्ट्रक्शंस डालते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस हम लोग किसी न किसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस में स्पेसिफाई करते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस रीड किए जाते हैं आपके प्रोग्राम के द्वारा। क्यों रीड किए जाते हैं? क्योंकि कंपाइलर में वो सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं, कंपाइलर में वो सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। डिफाइंड होने का मतलब ये है कि पहले से कंपाइलर को पता होता है कि क्या क्या चीजें दी गई है ना। नाउ हैव असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या करता है? जो मैंने कहा है वही लिखा हुआ है। नाउ हैव असेंबली लैंग्वेज
एंड नीड्स एन असेंबलर टू ट्रांसलेट. असेंबलर उसको मिलता है ताकि वो ट्रांसलेट कर पाए. असेंबलर यूज्ड फॉर सम सिस्टम्स प्रोग्रामिंग. असेंबलर्स जो है वो यूज करता है कुछ सिस्टम प्रोग्रामिंग को, जैसे कंपाइलर्स और इनपुट आउटपुट रूटीन्स. तो ये जो है आपको किया जाता है. इसमें जो है आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपका सर जो है असेंबलर. तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए असेंबलर होता है, और जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है उसको समझने के लिए हाई कंपाइलर्स होते हैं. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? इनपुट आउटपुट रूटीन्स क्या होता है सर? इनपुट आउटपुट रूटीन्स वो होता है, जैसे इनपुट हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोग्रामिंग देते हैं, प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस तो हम लोग इनपुट के जरिए ही देते हैं ना. जैसे इनपुट कैसे कराते हैं हम लोग, आप सी का प्रोग्रामिंग किए हैं ना आप लोग, तो इनपुट कैसे कराते हैं बताइए. अगर मुझे ए और बी को इनपुट कराना है, कैसे कराएंगे? सर इंट वेरिएबल से डिफाइन करते हैं उसको, जो भी हम लोग वो को तो वेरिएबल यूज करते हैं. हाँ, अब हुआ क्या उससे, इंट ए कॉमा बी लिखे, उससे क्या हुआ, आपने केवल ए और बी नाम का दो वेरिएबल आपने क्रिएट किया, और उसको ये डिफाइन किया कि भैया अब ए और बी में जो भी वैल्यू जाने वाला है वो वैल्यू क्या होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा. यही डिफाइन किया ना आप लोग, इंट ए बी यस. है ना. अब उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए. अमनदीप बताइए. फिर सर हम लोग स्कैनएफ फंक्शन से यस यस, आई वाज लुकिंग फॉर द सेम वर्ड. स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं. स्कैनएफ फंक्शन क्यों करते हैं, ताकि आपका जो इनपुट है, हम लोग लिखते हैं ना स्कैनएफ %d. तो परसेंट जो परसेंट लिखते हैं, या उसको कहिए मॉड डी बोलिए या %d बोलिए, तो जो %d होता है वो %d करता क्या है, %d इंटीजर के लिए हो गया कि भैया अब तो आपका जो %d है वो उसमें इंटीजर ही जाएगा, ये डिफाइन है ऑलरेडी, इसलिए हम लोग इंटीजर के लिए ही उसको डिफाइन कर देते हैं. इनपुट जो भी लेंगे वो इंटीजर ही इनपुट लेंगे. करेक्ट. अब उसके बाद %d करते हैं, और उसके बाद %a,m%b लिखते हैं. तो m%a क्या है, m%b क्या है, समझिएगा ध्यान से. m% क्या होता है, एड्रेस ऑफ ए, m%b एड्रेस ऑफ बी. मतलब एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी में जो भी हमें डालना है, जो भी वैल्यूज हमको डालना है, वो हम लोग रन टाइम पे लेंगे वैल्यू, और वो उसी ए और बी में जाके सेट हो जाएगा. राइट. तो ये क्या है, ये आपका, अब यहाँ पे आपने लिखा है इनपुट आउटपुट रूटीन्स. तो इनपुट आउटपुट रूटीन्स कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग दिया इनपुट के रूप में, वो वहां पे एक्सेप्ट हुआ. क्यों हुआ एक्सेप्ट, क्योंकि इंट पहले से आपका कंपाइलर समझता है. स्कैनएफ आपका पहले से कंपाइलर समझता है, तो उसको पता है कि इंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है. स्कैनएफ इनपुट के लिए डिफाइंड है ऑलरेडी. तो जैसे ही आप स्कैनएफ देते हैं, कंप्यूटर आपका जो कंपाइलर है वो समझ जाता है कि अच्छा अब मुझे जो है रन टाइम पे वैल्यू मिलने वाला है ना. और वो वैल्यूज इनपुट रूटीन्स के चलते आएगा. मतलब रूटीन्स कहने का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आप सेट करेंगे उसी तरीके से इनपुट लिया जाएगा. जैसे m%a और m%b लिखे हैं, तो सबसे पहले जो वैल्यू जाएगी वो a में जाएगी. अगर m%b पहले लिखे होते तो पहले वैल्यू b में जाती. लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने रूटीन सेट कर दिया कि नहीं, पहले %d कॉमा m%a कॉमा m%b. मतलब जो आपका एड्रेस ऑफ ए होगा वो लोकेट होगा, फिर एड्रेस ऑफ बी लोकेट होगा. ठीक है. तो ये आपने रूटीन डिफाइन कर दिया. उसी तरीके से आउटपुट भी आएगा. आउटपुट भी उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से आउटपुट डिफाइन किया जाएगा. तो यही आपका इनपुट आउटपुट रूटीन्स होता है.
एम आई क्लियर अमनदीप? यस सर। चलिए ठीक है, आगे देखिए इसको। जो सिंबॉलिक प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया था, इरशाद आलम आप हैंड रेज कर रहे हैं, क्या हो गया इरशाद आलम, बोलिए। इरशाद आलम आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। ईच एंड एवरी वन इज एबल टू हियर। आपने चैट में लिखा है कि आपको आवाज नहीं जा रही है, फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सभी लोगों को, आई थिंक सभी बाकी लोगों को आवाज जा रही है मेरी। एनीवेज चलिए, ये देखिएगा कि जो आपका सिंबॉलिक एड्रेसेस होता था, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने आपको दिखाया है, एड्रेस है 101 है, 102 एड्रेस है। तो इसके लिए जो है एड्रेस में LDA लिखा है, LDA 201। LDA 201 का मतलब ये होगा कि जो एड्रेस 101 है उसमें 201 एड्रेस का जो भी वैल्यू है वो लोड कर दो। यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है, तो यहाँ पे 101 में क्या हो जाएगा, 201 का वैल्यू लोड हो जाएगा। उसी तरीके से बाकी के सारे इंस्ट्रक्शंस काम करेंगे। जैसे ऐड है तो 102 और 202 को ऐड कर दो, ऐड 103 और 203 को ऐड कर दो, STA स्टोर एक्यूमुलेटर कहाँ 204 में, 104 को ऐड कर दो। वैसे उसी तरीके से डिफरेंट असेंबलर है प्रोग्राम का, जिसमें कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है LDA I लोड एड्रेस I एंड I J जो भी है यहाँ पे, ये ऑपरेंड्स हैं, ये सब के सब ऑपरेंड्स हैं। तो इसको यहाँ पे दिया गया है, और उस ऑपरेंड में किस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे I J K N यहाँ पे दे दिया गया है। तो ऐड J ऐड K STA N ये किया तो गया है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में किया गया है, यहाँ देखिए डेटा जो है उसका 2 है I का, J का डेटा 3 है, K का डेटा 4 है, N का डेटा 0 है। तो उसी तरीके से ये जो डेटा जो डिफाइन किया हुआ है नीचे, वो यहाँ पे लोड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो है ये टॉपिक जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो समाप्त होता है। हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का और किसने सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ बुक जरूर पढ़ें। बुक नहीं पढ़िएगा दिक्कत हो जाएगी आपको, बुक जरूर पढ़ें। बुक पढ़ने के लिए जो है आप बुक पढ़ सकते हैं। सर इसमें हाँ हाँ या बोलिए सर इसमें DAT क्या है सर, इसके बाद वाले में था सर ये DAT एक रजिस्टर्स है, समझे, डेटा के लिए लिखा हुआ है, डेटा के लिए लिखा हुआ है DAT। देखिए ना यहाँ पे डेटा है ना, उसी को DAT लिखा है, समझे। तो जो 201 लोकेशन है, जो 201 का लोकेशन, उसमें डेटा 2 स्टोर्ड है, 202 में डेटा 3 स्टोर्ड है। ठीक है, उसी को सर यहाँ रजिस्टर में स्टोर है। हाँ, ऊपर में डिफाइन किया गया ना, ऊपर में जो डिफाइन किया गया ये लोड है, ऐड है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए, असेंबली लेवल लैंग्वेज है ये। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में ये आपका इंस्ट्रक्शंस दिया गया। अब ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये आपका 101 लोकेशन में स्टोर्ड है, जो कि 201 लोकेशन से आपका, जैसे
101 का जो लोकेशन है वो 201 में 201 का जो लोकेशन उसका वैल्यू जो वो 101 में चला जाए, उसके लिए ये हम लोग इंस्ट्रक्शन अप्लाई कर रहे हैं, सिंबॉलिक नोटेशंस है उसका। और यहाँ पर जो डेटा है जो जाएगा, जो यहाँ पे 201 है, वहीं पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 201 है, तो इस 201 में डेटा सप्लाई करेंगे ना, तो उसी को ये लोड करेगा। तो ये 2 जो डेटा है वो सप्लाई हो गया आपका 201 में, और ये 201 जो है यहाँ से डेटा लेगा और उसका लोड कर देगा 101 में। कहने का मतलब कि 201 में लोकेशन में जो आपका वैल्यू था वो लोड कर दिया गया 101 में। बातें समझ में आई रिया? ये सर ये कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा? तो ये जो एड्रेसिंग मोड है वो क्या है आपका, जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है वो भी यूटिलाइज हो रहा है, और वो भी एक और यूटिलाइज हो रहा है जो कि डेटा करेंटली स्टोर हो रहा है। तो इसमें दो एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दो एड्रेसिंग मोड के लिए कौन कौन सा आप पढ़े थे बताइए, जिसमें कि इमीडिएट भी हो और रजिस्टर मोड भी हो? तो इनडायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड दोनों यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ रही है रिया? यस सर आर्म एड्रेसिंग मोड थोड़ा समझ में सर नहीं आया अच्छे से। नहीं, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में उसको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अभी नहीं पढ़ना है। वो थोड़ा सा जो है सिलेबस के बाहर की चीजें हैं, कुछ किताबों में वैसा दे देता है जिसके लिए इंक्लूड करना पड़ता है। सर ये कंटेंट सर कैसे सर लाए? ये कंटेंट्स आपका डिफरेंट बुक्स में दिया हुआ है, जैसे कि आपका जो ये देखिए ये जो मैंने पीपीटी भेजा है, ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये इसका इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, विलियम स्टॉलिंग्स की बुक, ठीक है, विलियम स्टॉलिंग्स की बुक है जिसमें कि ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का दिया हुआ है एड्रेसिंग मोड्स और फॉर्मेट के ऊपर। तो वहां पर से सारा उसमें आपका दिया हुआ है, किताबों में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको मिल जाएगा सारे कंटेंट्स कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। और इसको समझने के लिए विलियम स्टॉलिंग्स की बुक या कोई एक बुक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट जो है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।